Good morning, sir. Good morning, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Dear students, in last lecture we have seen different types of heat of reaction और enthalpy of reaction. आज हम सभी enthalpy of reaction को one after another discuss करने वाले हैं. First and very important, जो बहुत important थी, उन सबको हमने टिक मार्क से अलग से हाईलाइट किया था. फर्स्ट है heat of formation. फर्स्ट है heat of formation, enthalpy of formation. हीट ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तब बोलते हैं जब रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर रहे. हीट और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम लोग डेल्टा एच एफ ऐसे भी लिखी. अगर इनिशियल रिएक्टेंट स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, यानी कि 1 बार 298 केल्विन, एंड अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है. अगर इनिशियल रिएक्टेंट थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन पे है और फाइनल प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक. शैलेंद्र जी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, आप बेसिक रिकॉर्डिंग ना करें. शैलेंद्र, यहाँ पर आवाज आ रही है शैलेंद्र? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हो गया. अब देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दो कंडीशन है इसमें. बस दो चीजों को ध्यान रखना कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन, हर एंथैल्पी की थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे. क्वेश्चन में एंथैल्पी दी हुई होगी, उसकी थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे. जिस बच्चे को थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखनी आ गई, मान लीजिए उसके थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बिंदास हो गए, तो सारी एंथैल्पी की डेफिनेशन आपको पता है, तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा. अब एकदम कोर ऑफ चैप्टर में आ रहे हैं. जो काम का चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया है अब, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं. और दो लेक्चर में हम इस, अरे आज मेरे को याद दिला देना, मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट शेयर करूंगा. वो क्लासरूम में प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन उसमें रहते हैं, तो मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन नंबर बोल दूंगा और आप लोग ट्राई करने लगेंगे, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए. मुझे यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, इट विल बी इजी फॉर यू. हीट ऑफ फॉर्मेशन टाइम सेव कर सकते हैं. तो देखो, रिएक्टेंट साइड एलिमेंट होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होने चाहिए. हो रहा है यार थोड़ा. पुष्पम, यस सर. म्यूट कर लो बेटा. एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और प्रोडक्ट साइड 1 मोल होना चाहिए, जिसका भी आप बना रहे हो. सारी एंथैल्पी की यूनिट होती है किलोजूल पर मोल या किलोकैल पर मोल. 99% यही तो यूनिट मिलने वाली है आपको. तो 1 मोल किसका होगा वो मैंने यहाँ बताया, जिस भी एटम आयन मॉलिक्यूल का सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में फॉर्मेशन कर रहे हो उसका. तो 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस को बनाने में फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो भी हीट एक्सचेंज होती है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट एटम आयन और मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो राइट डाउन द डेफिनेशन. अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, all of you write down definition. Amount of heat exchange, exchange में दोनों चीज आ गई दोस्तों, release as well as absorb. amount of heat exchange, when 1 mole of a
1 mole of a substance is formed from its constituent elements under given conditions अगर वो कंडीशन थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन है, इनिशियली फाइनली, बीच में रिएक्शन के दौरान कोई भी कंडीशन हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फाइन इन स्टेट फंक्शन है। हीट ऑफ रिएक्शन इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर, रिएक्शन के पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उस फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन का फाइनल स्टेट प्रोडक्ट होता है और इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट होता है। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, इनिशियल रिएक्टेंट थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तो हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और उसको हम डेल्टा एच नोट से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच नोट। इन नोट लगा देते हैं। नोट मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी है वो। इसी तरह डेल्टा यू नोट कर देंगे तो स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन और हीट एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अंडरलाइन 1 मोल, उसकी डेफिनेशन में दो चीजें हैं, दो का ध्यान रखना, गलतियां नहीं होंगी फिर कभी भी। अंडरलाइन 1 मोल, जिस भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसका 1 मोल बनेगा तो ही थर्मोकेमिकल इक्वेशन परफेक्ट होगी, और हीट ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उस थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए बोला जाएगा। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अंडरलाइन एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट तो अपने आप हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन, पूरे चैप्टर में यही गेम चलने वाला है। आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेंजीन के लिए वन मोल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए 1 मोल बना लो, बेंजीन लिक्विड, बेंजीन गैस, कोई भी हो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या हो गए? कार्बन। कार्बन का ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, कोक, चारकोल, बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म हो गए डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। लेकिन ग्रेफाइट को थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिक्विड लिखेंगे तो रिएक्टेंट साइड एलिमेंट होने चाहिए। एलिमेंट ये हो गए, कार्बन सॉलिड होता है 180 298 केल्विन के ऊपर, हाइड्रोजन गैस होती है थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लिया, और बेंजीन लिक्विड होती है थर्मोडायनेमिक। ये हो गया। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन होगी। इसकी यूनिट किलोजूल पर मोल में 1 मोल किसका है? जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसका 1 मोल है। यस और नो? अगर मैं 3 मोल ऑफ एसिटिलीन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब, कॉपर और आयरन ट्यूब में पास करूं तो आपका बेंजीन बन जाता है, वहां पर भी बेंजीन बन जाता है। ये एक रिएक्शन है, इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, लेकिन दैट इज नॉट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, क्योंकि रिएक्टेंट साइड एलिमेंट नहीं है, ये एक रिएक्शन है, तो इसकी कुछ तो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन होगी, पर वो हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन नहीं बोली जा सकती। 1 मोल बेंजीन इधर भी बन रहा है क्योंकि
एक मोल होना चाहिए और दूसरा रिएक्टेंट साइड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होने चाहिए। ये दोनों अंडरलाइन को ध्यान रखें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई मूव टू नेक्स्ट पेज। मैं आपको ग्लूकोज के लिए, सर यस प्लीज, सर पिछले पेज पे आना एक बार। नोट इट डाउन फास्ट प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या हुआ? स्क्रीनशॉट ले लिया सर, अगले पेज पे आ जाऊं। ये ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसकी मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की थर्मोकेमिकल इक्वेशन, हर एंथैल्पी के लिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन हमें लिखनी होती है। तो जिसका भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसके लिए एक मोल का फॉर्मेशन करो फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो दोस्तों कार्बन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, और ऑक्सीजन भी गैस है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लिख दिए तो इस रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी उसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज सॉलिड बोला जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर, राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया सॉलिड, सेकंड हाइड्रोजन गैस, थर्ड आयोडीन गैसियस एटम, फोर्थ Br नेगेटिव एक्वस आयन, फिफ्थ Cl नेगेटिव एक्वस आयन, मैग्नीशियम +2 गैसियस आयन, किसी भी आयन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड H2O gaseous like this। चलो सबसे पहले यूरिया का थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं। तो एक मोल यूरिया आप बना लोगे NH2CONH2। यूरिया सॉलिड की बात की है तो 1 मोल यूरिया सॉलिड बना लो। कॉन्स्टेंट एलिमेंट थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए लिखते हैं। तो N2 है आपका 2H2 है, N2 है, 2H2 है, कार्बन आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन आपका गैस। ये हो गया। तो कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया सॉलिड बोल सकते हैं। H का फॉर्मेशन लिखना है तो 1 मोल सब्सटेंस बना लो। तो रिएक्टेंट साइड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट H2 हो गया, बैलेंस करेंगे तो हाफ H2। बस कुछ नहीं करना, H2 का HH का बॉन्ड टूटेंगे तो बन जाएगा ही। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस हो गया,
किलो जूल पर मोल में 1 मोल किसका होगा? जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, उसका 1 मोल होता है। आई गैस थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन पे आयोडीन सॉलिड होती है। पहले आयोडीन को सब्लिमेट करेंगे और फिर आई आई बॉन्ड तोड़ेंगे। इसमें क्या हुआ? 1 मोल HH, 1 मोल H2 मॉलिक्यूल में 1 मोल HH बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH को ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1 मोल HH बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2 मोल H गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन हमें 1 मोल H गैस का बनाना है तो हाफ मोल HH बॉन्ड तोड़ देंगे बस। और बॉन्ड एंथैल्पी गैसियस, ये मैं बता चुका हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। आयोडीन सॉलिड होता है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आई गैस का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल आई गैस बनाना है आपको तो क्या करोगे? आयोडीन सॉलिड को पहले सब्लिमेट करोगे तो I2 गैस बन जाएगा, फिर आई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई गैस क्या हो जाएगा? 1 मोल सॉलिड को सब्लिमेट करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन तो 1 मोल सॉलिड के लिए होती है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में डिफाइन भी करेंगे, जो सब्लिमेट हुआ वो 1 मोल सॉलिड बाय डेफिनेशन, तो उसे 2 मोल 1 मोल I2 गैस बन गया और उससे फिर आई बॉन्ड तोड़ेंगे। फिर एनर्जी किसमें खर्च हुई? बॉन्ड एनर्जी ऑफ आई बॉन्ड, तो उससे 2 मोल आई गैस बन गए। ऐसा करने से, लेकिन डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 1 मोल आई गैस बन जाएंगे, 1 मोल आई गैस बन जाएंगे। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन की, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई गैस। आई गैस के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एच गैस के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ये एटम है, ऊपर मॉलिक्यूल थे। अब मैं आयन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख रहा हूं, कभी गैसियस आयन और कभी एक्वस फेज में आयन। 1 मोल Br नेगेटिव एक्वस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन पे Br2 लिक्विड होती है। 1 मोल को सब्लिमेट करोगे तो 1 मोल Br2 गैसियस बन जाएगा। उससे हमें तो 1 Br नेगेटिव चाहिए, तो आधा मोल Br2 ही काफी है। आधे मोल को सब्लिमेट करो तो आधा मोल Br2 गैस, वेपराइज करो तो आधा मोल Br2 गैस बन जाएगा। फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br खर्च होगी, क्योंकि Br2 गैस मॉलिक्यूल को Br एटम में तोड़ना है और उसके बाद एक Br एटम को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो Br नेगेटिव गैसियस आयन मिल जाएगा और उसको एक्सेस ऑफ पानी में डालोगे तो Br नेगेटिव हाइड्रेटेड आयन बन जाएगा। ये चीज आप बच्चे लोगों को अच्छे समझना चाहिए कि कौन कौन सी एनर्जी, क्योंकि सारी ये एनर्जी में पीरियोडिक प्रॉपर्टी में डिफाइन कर चुका हूं, पर अब वक्त आ गया उन सबको प्रॉपरली डिटेल में पढ़ने का, क्योंकि इसी चैप्टर की चीजें हैं पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम लोगों ने तब भी पढ़ा। हाफ Br2 लिक्विड, तो कौन कौन सी? इसमें सारी 1 मोल Br नेगेटिव एक्वस को बनाने में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस, उसको बनाने में कौन सी एनर्जी लगी? Br2 क्या है? 1 मोल लिक्विड के लिए होता है तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड, तो 1 मोल Br2 गैस बन गया। 1 मोल Br2 में 1 मोल Br बॉन्ड है, तो अब 1 मोल Br बॉन्ड टूटा तो 2 मोल Br गैसियस एटम बन गए। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने में 1 मोल ऑफ एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये V पर मोल ऑफ एटम है। 2 मोल गेन किए क्योंकि 2 मोल, तो 2 मोल Br नेगेटिव गैसियस आयन बन गए, क्योंकि गैसियस एटम से गैसियस आयन बनाना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब वो गैसियस आयन जो बन गए उनको पानी में डुबो, वो एक्सेस ऑफ वाटर में, और उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ऑफ Br नेगेटिव गैसियस आयन, लेकिन 2 मोल है
तो इससे 2 मोल Br नेगेटिव गैसियस आयन बन गए, पर हमें तो एक ही बनाना है, तो होल डिवाइडेड बाय 2 इज फॉर 1 मोल, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 1 मोल Br नेगेटिव गैसियस आयन। तो ये सब एनर्जी आपस में कोरिलेट कर सकते हो आप लोग बिंदास। कैसे आप लोग इस सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सारी एनर्जी आप जानते हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप अपने नोट्स रिवाइज करो तो यू विल बी एट ईच इन नेक्स्ट लेक्चर। ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली एंथैल्पी चल रही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें प्रोडक्ट साइड 1 मोल बनेगा और रिएक्टेंट साइड थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन वगैरह भी हो सकते हैं, अगर कोई एनायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन प्लस रिएक्टेंट साइड ऐड होंगे, और कैटायन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड ऐड होंगे। मैंने सब तरह के एग्जांपल लिए हैं। तो इस पूरी कहानी में कौन कौन से एनर्जी इन्वॉल्व होंगी वो सब मैंने यहाँ बारी बारी डिस्कस की। Br2 लिक्विड को वेपराइज करो तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 1 मोल लिक्विड के लिए होती है, तो 1 मोल Br2 लिक्विड से 1 मोल Br2 गैस बन गया। अब 1 मोल Br2 गैस में 1 मोल Br बॉन्ड है, तो 1 मोल Br बॉन्ड तोड़ूंगा तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br बॉन्ड खर्च होगी। अब क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, ना कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये चीज मैंने हाईलाइट की थी वहां पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते टाइम। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये हो गया। तो इससे 2 मोल Br नेगेटिव गैस बन गई पूरी कहानी के। Br गैसियस बनने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई, वो 1 मोल गैसियस एटम के लिए होती है। यहाँ 2 मोल Br को 2 मोल Br नेगेटिव हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि Br2 का 1 मोल लेकर चले हमारे डिस्कशन में, और लास्ट में 2 मोल Br नेगेटिव गैसियस आयन बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, ट्रीटमेंट विद वाटर हाइड्रेशन होने के बाद। लेकिन इससे हमें तो इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए 1 मोल बनाना है, तो 2 मोल का ये पूरा मामला था, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 1 मोल के लिए आ गया। वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Br नेगेटिव एक्वस है। तो इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिलेशन इन सब दूसरी एंथैल्पी और एनर्जी से आप लोग बड़े प्यार से कर सकते हो, अगर आपको बाकी सबकी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी की अच्छी तरह पता है। Dear students, I am going to next page. Cl नेगेटिव के लिए जरा लिखें तो ये गैसियस एक्वस आयन है। ठीक है, बताओ कैसे लिखें। रिएक्शन साइड एलिमेंट तो Cl2 गैस होती है, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर लेके चलते हैं हम लोग। 98% टाइम हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन ही मिलने वाला है आपको क्वेश्चन में, देखना आप, यू विल एक्सपीरियंस इट। तो Cl2 गैस है तो डायरेक्टली बॉन्ड तोड़ने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी सब गैसियस केमिकल स्पीशीज के लिए मीनिंगफुल है, उन्हीं के लिए डिफाइंड है। इसलिए पहले हम गैसियस में ले जाते हैं, उसके बाद बाकी सब एंथैल्पी की बात करते हैं जो गैसियस के लिए डिफाइंड है, चाहे बॉन्ड एंथैल्पी हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। Cl2 का बॉन्ड तोड़ा, Cl 2 Cl एटम बने, लेकिन आधा मोल Cl2 का बॉन्ड तोड़ा तो 1 मोल Cl गैसियस एटम बना। अब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया तो 1 मोल गैसियस आयन बन गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद, और उसको पानी में एक्सेस ऑफ वाटर में डुबो दिया। एक्वस बोलो या फिर NH2O लिखो या फिर H2O के नीचे एक्सेस लिखो, इन सब का मतलब एक ही होता है, एक्सेस ऑफ वाटर। तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव होगा वो क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड से 2 मोल Cl एटम बन गए। अब उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे 2 मोल Cl को, तो 2 मोल Cl नेगेटिव बन गए। अब
2 मोल को हाइड्रेट करवाएंगे गैसियस आयन को, पहले इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर इनको हम हाइड्रेट करवाएंगे तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन हुए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही काम है। वैसे भी इधर -1 चार्ज, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो -1 चार्ज बैलेंस होना चाहिए। डिवाइडेड बाई 2 करूंगा क्योंकि इस सबसे तो 2 मोल Cl नेगेटिव एक्वस बन के मुझे 1 मोल बनाना है, होल डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? दिस कंप्लीट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव एक्वस। अब बताओ, 1 मोल Mg+2 गैसियस आयन बनाना है, गैसियस। क्या करेंगे बच्चों? Mg solid, पहले उसको सब्लिमेट करेंगे हम लोग, तो Mg गैसियस आयन, गैसियस एटम बन गया। फिर उससे 2 आयनाइजेशन करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर Mg+2 गैसियस आयन बनेगा। तो ये 3 एनर्जी इन्वॉल्व है। बॉन्ड हेबर साइकिल में भी हमने ये सब कुछ किया था। 1 मोल, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे न्यूट्रल एटम से आयनाइजेशन के बाद, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करो, पैदा करो, तो प्रोडक्ट साइड लिखने होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किए तो रिएक्टेंट साइड, वो एनायन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की थर्मोकेमिकल इक्वेशन थी। ये हो गया आपका। तो इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Mg+2 आयन की क्या हो जाएगी सारी एनर्जी? सबसे पहले तो सब्लिमेट किया 1 मोल मैग्नीशियम सॉलिड को, तो मैग्नीशियम गैसियस एटम बन गए। उसके बाद हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ली, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ली, तो 1 मोल Mg+2 गैसियस आयन बन गया, और वही बनाना था हमें। तो दैट्स ऑल। ये डिफरेंट एंथैल्पी का रिलेशन है विद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। H2O गैस आप बना सकते हो बड़े प्यार से, जिसका भी बनाना है 1 मोल H2O बना लीजिए, गैसियस लिक्विड जिस भी फिजिकल स्टेट में हो। तो हम बोलेंगे एलिमेंट लिखो इधर, क्या हो जाएगा एलिमेंट? H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2O। गैसियस है तो गैसियस ले लीजिए, लिक्विड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो रिएक्टेंट साइड एलिमेंट है, प्रोडक्ट साइड जिसका फॉर्मेशन कर रहे हो उसका 1 मोल। तो इसकी रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। गैसियस है तो गैसियस, लिक्विड है तो लिक्विड। डन? ओके बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से। सर कर लिया नोट? सर अगर H2 लिक्विड में होता तो वो वेपराइजेशन की एनर्जी ऐड करते उसमें? अगर लिक्विड में होता, H2O लिक्विड में होता, तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है बताऊं? वेपराइजेशन की। देखो भाई, जिसका भी फॉर्मेशन करना है, अब मैं सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखी है, ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम+2 आयन है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बाकी सब एंथैल्पी से क्या कोरिलेशन है वो मैंने नहीं लिखा। अगर मैं आपको समझाऊं तो समझाता हूं। क्या हुआ? 1 मोल HS बॉन्ड टूटे तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HS बॉन्ड, हाफ मोल O डबल बॉन्ड O टूटे तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O मल्टीप्लाइड बाय हाफ। ये तो खर्चा है एनर्जी का। फिर 2 मोल OH बॉन्ड बने, तो ये तो 2 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, इतनी तो एनर्जी रिलीज हुई। और फिर ये बन गया H2O लिक्विड ले, तो और वो भी हम लोग देखेंगे इन सब एंथैल्पी का। मैंने बॉन्ड एंथैल्पी इसमें इन्वॉल्व हो रही थी, इसलिए मैंने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी से कोरिलेशन नहीं करना चाहा, क्योंकि इसको हम बाद में करेंगे प्रॉपर डिटेल। डन?
एनी अदर कंफ्यूजन बच्चों? जल्दी से मुझे एंड थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन लिख के बता दो। सल्फर एटम लिख के बता दो। सल्फर एसिड की फॉर्म में रहता है, एलिमेंटल फॉर्म में, आप वैसे कंसीडर कर लें। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड लिख के बता दो। राइट डाउन, एक एटम दे दिया, एक आयन दे दिया, एक फॉर्मूला यूनिट मॉलिक्यूल टाइप दे दिया। तीनों के बारे में आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख लीजिए, इन सब की थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। राइट डाउन फास्ट। लिख लिया बच्चों? राइट। बच्चों ट्राइड? यस सर और नो सर? यस सर। देखो बच्चों, सल्फेट है तो एक मोल जिसका भी फॉर्मेशन करना है वो लिखो फटाफट। बाकी सब एनर्जी के साथ कोरिलेशन हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे सल्फर है तो आप सल्फर सॉलिड लिख दो, या S8 का 1/8 करना पड़ेगा, S की बजाय S8, तो फिर एक सल्फर चाहिए तो 1/8 करना पड़ेगा इस सल्फर की जगह पर, वो भी कर सकते हो। ऐसे भी दोनों तरह लिखा हुआ आपको मिलेगा, नॉट ए प्रॉब्लम। प्लस ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में ये है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ तो -2 आ जाएगा, उसको एक्सेस ऑफ पानी में डालो, तो ये सब हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन, तो किलोजूल पर मोल, किलोकल पर मोल में। रिएक्टेंट साइड एलिमेंट लिखने, कभी इलेक्ट्रॉन, एक्वस, ये सब की भी जरूरत पड़ सकती है। ये तो बहुत ही आसान है। S सॉलिड में होता है तो S सॉलिड लिखो, या फिर 1/8 S8 सॉलिड लिखो। उसको अगर हम सब्लिमेट कर दें और बॉन्ड तोड़ दें, SS बॉन्ड, आप लोग जानते हैं कि सल्फर में क्राउन सल्फर, सब लोग पढ़ चुके हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में। सर ये तो हो गया था, लेकिन वो डेल्टा HF कैसे लिखेंगे? क्या बोलो, तेज बोलो। सर ये रिएक्शन तो लिख लीजिए, लेकिन सर वो बहुत सारी एनर्जी का समेशन वो कैसे लिखेंगे? डोंट गेट इन्वॉल्व विद दैट राइट नाउ। वो तो मैंने कुछ सारी एंथैल्पी मैंने पढ़ा नहीं रखी है, अभी पहली एंथैल्पी है। जितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाती थी तो वो मैंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जैसा कि बॉन्ड हेबर साइकिल में किया था। अभी हम बाकी सब एंथैल्पी पढ़ लेंगे तो यू विल बी मच मोर कंफर्टेबल, फिर कोरिलेशन कर सकते हो। 2 बार आपको करना पड़ेगा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन में 2 बार आपको करना पड़ेगा, एक एंथैल्पी का दूसरी एंथैल्पी से कोरिलेशन। पूरे चैप्टर में ये कोरिलेशन ही है और कुछ नहीं है। तो ये हो गया S8
से एस गैस बन गया, 1 मोल बना दो रिएक्टेंट साइड एलिमेंट, कोई चार्ज वार देखना ही नहीं, वो तो बैलेंस ही है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S8 हो गया। मैं एक चीज लिख रहा हूँ, इसकी थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर CaCO3 फॉर्मेशन, तो 1 मोल बना दिया मैंने। मैं लिख रहा हूँ CaO सॉलिड, बड़ी फेमस रिएक्शन है, सब लोगों ने पढ़ी है ये। तो मुझे बच्चों बताओ कि इस रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, क्या मैं उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 बोल सकता हूँ? और अगर बोल सकता हूँ तो क्यों, और नहीं बोल सकता हूँ तो क्यों? टेल मी फास्ट। सर नहीं बोल सकते। सर नहीं बोल सकते सर, ऑक्सीजन को अलग लिख दो और कार्बन को भी। और कैल्शियम ऑक्साइड भी लिखा हुआ है, कैल्शियम Yes, प्लस sir. 3/2 लिखना। रिएक्टेंट साइड एलिमेंट नहीं है, रिएक्टेंट साइड CaO2 मॉलिक्यूल है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट साइड एलिमेंट होने चाहिए। प्रोडक्ट साइड तो जिस चीज को बनाना है उसका 1 मोल, रिएक्टेंट साइड कैल्शियम सॉलिड एलिमेंट है, कार्बन भी ग्रेफाइट की फॉर्म में हम लोग मानते हैं, और ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन बैलेंस करें तो दोस्तों 3/2 O2 की फॉर्म में लिख दो। थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट में ग्रेफाइट सॉलिड, कैल्शियम सॉलिड, O2 गैस, CaCO3 सॉलिड 1 मोल बनाना होता है। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is also enthalpy of formation of CaCO3 पत्थर। Right? This is not correct. This is correct. आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो भाई साहब, IUPAC ने कुछ एलिमेंट्स को थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखे, तो उनके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेने के लिए बोला है। 0 होती है ऐसा नहीं है, अज्यूम करना है उनका 0। तो सर एक बार पीछे वाला पेज निकाल दो। just please someone was saying something। बोलिए। सर पीछे वाला पेज निकाल दो एक बार। ओके, जैसे नोट कर लो मुझे बता देना, है ना? सर निकाल दो नेक्स्ट पेज। ओके, छोटे बच्चे की आवाज आ रही है, डेल वाला म्यूट हो गया। ठीक, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट में हम लोग? मिस हो गया सर एलिमेंट्स की एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 को बता रहे थे। I want to give one note, enthalpy of formation। IUPAC बोलता है कि enthalpy of formation of element is 0, the wrong information। Enthalpy of formation of element at standard state 1 atm 298 Kelvin is 0, perfect। कंपाउंड के लिए नहीं, एलिमेंट के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेकर चलो, होती नहीं है। 0 लेकर चलो, रेफरेंस सेट किया है। और जितनी भी एंथैल्पी जितने भी बुक में लिखी रहती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की एंथैल्पी हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, all are with respect to reference taken by IUPAC, and reference enthalpy of formation of element is 0 at 1 atm or 1 bar at 98 Kelvin। इस नोट का मतलब है 1 atm 298 केल्विन के ऊपर, ठीक है? तो सभी लोग एक नोट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट वन, फिर इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। Write down guys, according to IUPAC, according to IUPAC,
according to IUPAC, according to IUPAC, enthalpy of formation of elements, is taken to be 0 at 1 bar or 1 atm. थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार है, लेकिन 1 एटीएम ही लेकर चलेंगे। आईआईटी और नीट 1 एटीएम ही लेकर चली आज तक सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में। 1 बार और 1 एटीएम, वी नीड नॉट टू सी इन वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन कि व्हाट आईयूपीएसी एग्जैक्टली सेज। 1 बार अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी स्टैंडर्ड प्रेशर। एसटीपी में भी स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार ही था लेटेस्ट, बट बहुत पहले 1 एटीएम लेकर चलते थे। पर हमें इस चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं 1 बार और 1 एटीएम ओब्लिक करके लिखवा रहा हूं। एट 1 बार ओब्लिक 1 एटीएम एंड 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। डन। दैट इज एट थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड कंडीशन। ये नोट में बता रहा हूं ना। Write down one question. Write down question for which of following standard enthalpy of formation is 0. Standard enthalpy of formation is 0. फर्स्ट, मैं H2 गैस बोल रहा हूं, मैं H गैस बोल रहा हूं, मैं H पॉजिटिव गैसियस आयन बोल रहा हूं। सेकंड, तीनों में से किसके लिए 0 है? मैं Cl2 गैस, मैं Cl2 लिक्विड, मैं Cl गैस, मैं Cl नेगेटिव एक्वस आयन, किसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेकर चलेंगे? मैं Br2 लिक्विड, Br2 गैस, Br गैस, Br नेगेटिव एक्वस। देखो 1 एटीएम और 298 केल्विन पे हाइड्रोजन H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट है जो थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड कंडीशन पे एग्जिस्ट करती है। तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेकर चलेंगे। इससे इसकी तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि H2 का बॉन्ड टूटेगा तब ये बनेगी और बॉन्ड टूटने में एनर्जी देनी पड़ती है, तो यहां से यहां जाने पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी। और H पॉजिटिव आयन तो इससे भी ज्यादा और एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको आयनाइज करेंगे तब ये बनेगा, तो आयनाइजेशन एंडोथर्मिक होता है। इनके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं है। 1 एटीएम 298 केल्विन पे Cl2 गैस की फॉर्म में होती है, तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेंगे। Cl2 लिक्विड की फॉर्म में नहीं होती थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड कंडीशन पे, क्योंकि थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेकर चलनी है। एक चीज और सुन लें, मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ Cl2, मैं बोलूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2, both are one and the same thing for us. Yes, enthalpy of a substance and enthalpy of formation of the substance are one and the same thing. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, never ever get confused about this. This is just the game of language. Guys and girls,
let us move for third part of the question. 1 atm 298 केल्विन पे दोस्तों बताओ ब्रोमीन कैसे रहती है? Br2 लिक्विड की फॉर्म में रहती है। यस, Br2 गैस की फॉर्म में नहीं रहती। ऑल ऑफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर अर्ली चाइल्डहुड नहीं एग्जैक्टली 9-10 से, तो जब आप थोड़े बड़े बच्चे हो गए हो, टीनेजर वाली एज से, तो आप जानते हो कि ब्रोमीन लिक्विड है। 7th 8th 9th 10th 11th सब में पढ़ते हैं हम लोग। Br गैस बिल्कुल नहीं। Br2 लिक्विड से वेपराइज करो, फिर उसको बॉन्ड तोड़ो, तब Br गैस खूब सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एंथैल्पी ये तब फॉर्म होगा, तो एंथैल्पी फॉर्मेशन पॉजिटिव होगा इसका। Br नेगेटिव एक्वस तो उससे और इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे और हाइड्रेशन करवाएंगे और एनर्जी, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटल स्टेट इज 0। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज। यार चलो यहाँ पे नहीं, प्लीज उधर चलो, क्लास चल रही है। देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो 1 atm 298 केल्विन के ऊपर जो भी फिजिकल स्टेट होगी, सब लोग हंस रहे होंगे, जो भी फिजिकल स्टेट होगी वो आपको देखनी है। यहाँ पे फिजिकल स्टेट का गेम है। देखो नेक्स्ट फोर्थ, मैं आयोडीन की बात करूं, अब जल्दी से बता पाओगे आप। I2 सॉलिड, I2 लिक्विड, I2 गैस, I गैस, बताओ किसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी? आयोडीन स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 atm 298 केल्विन पे सॉलिड की फॉर्म में होती है। सर यस प्लीज। सर एक बार रिपीट कर दो। डेफिनेशन नहीं, वो IUPAC का अजम्पशन। ये सर वो नोट लिखवाया था आपने वो। नोट ये है कि 4 एलिमेंट्स, पहली चीज तो नोट फॉर कंपाउंड, 4 एलिमेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन is taken to be 0. Enthalpy of formation is taken to be 0 at thermodynamic standard condition, that is 1 atm oblique 1 bar and 298 Kelvin. Temperature, thermodynamic standard temperature 298 Kelvin, 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, unless otherwise stated. Unless otherwise stated. Done. यस सर। सर स्क्रीन बड़ा कर लेना। सर एक बात पूछ रही है, क्वेश्चन सही है या नहीं? सर जो ब्रोमीन है सर वो एल्यूमिनियम को भी पिघला देती है, तो सर उसकी एनर्जी तो बहुत हाई है, तो सर वो गैस होनी चाहिए। My dear, reactivity is different from stability. किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्टिविटी दो के बीच में होती है, दो के बीच में होती है, तो सिर्फ एक चीज की कहानी नहीं है वो। यस और नो? जैसे पानी तो स्टेबल है, पानी में अगर हम कोई भी वुड डालें, दैट इज ऑल्सो ए केमिकल स्पीसीज, देयर इज नो रिएक्शन। बट पानी में हम सोडियम डालें तो बिंदास रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब नहीं है कि कोई एक चीज स्टेबल है, कोई दूसरी, दो चीज के बीच में होती है रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन खुद भी हो सकती है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन। CaCO3 एक ही सॉलिड है, उसको हीट करें तो CO + CO2 में डिकम्पोज होना भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बट आप जो बात कर रहे हो, दैट इज द involvement of 2 different chemical species together. Hope you got my point. यस सर। Okay. मैं अगर बात करूं, अब मैं थोड़ा एलिमेंट्स की में एलोट्रोप्स की बात कर लेता हूं। One question must be arising in your mind. हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखता हूं मैं। आयन में
एकमात्र H पॉजिटिव एक्वस आयन के लिए IUPAC ने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ली है। आयन में एकमात्र H पॉजिटिव आयन, ये ध्यान रखना है आपको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बाकी Cl नेगेटिव आयन, नाइट्रेट आयन, बाकी सब के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। सर दोनों जरूरी है तेरे को? सर डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, म्यूट कर दिया। I2 लिक्विड, I2 गैस एंड H पॉजिटिव आयन एक्वस। H2 के लिए भी 0 थी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। H2 गैस के लिए वो एलिमेंटल फॉर्म थी, ये एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, ये तो मैं आयन की बात कर रहा हूं। और आयन में मात्र H पॉजिटिव एक्वस आयन, ना कि H पॉजिटिव गैसियस आयन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेके आपको हरदम न्यूमेरिकल करने हैं। टेक केयर ऑफ इट, स्पेशल ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म की बात कर रहा हूं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट। जैसे मैं कार्बन ग्रेफाइट में शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा लिख लेना। कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी है, पूरा ही लिख देता हूं। कार्बन फुलरीन की फॉर्म में भी है, कार्बन चारकोल की फॉर्म में भी है, लैम्प ब्लैंक की फॉर्म में भी है। वो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ अमोर्फस एलोट्रोप्स होते हैं। ये ग्रेफाइट डायमंड ये हो गए क्रिस्टलाइन। तो किसी एक को बहुत सारे, एक ही एलिमेंट के लिए 0 है, लेकिन एलिमेंट कई फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। 1 atm 298 केल्विन पे ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है, फुलरीन भी है, लैम्प ब्लैक भी है। तो क्या करें? तो किसी एक को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। ये तो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ग्रेफाइट माना है IUPAC ने। दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड। किस एलिमेंट के किस एलोट्रोपिक फॉर्म को थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट बोला जाता है, उसके लिए मोस्ट प्योरेस्ट जरूरी नहीं है, ये मोस्ट अबंडेंट हरदम जरूरी नहीं है, मोस्ट स्टेबल हरदम जरूरी नहीं है। तीनों में से कोई भी चीज देखकर थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट बोल दिया जाता है। ग्रेफाइट और डायमंड में ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड। ये हम देखेंगे, इनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू देखोगे तो आगे डेटा में आ जाएगा, पर अभी तो वो याद नहीं करना है किसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है। ग्रेफाइट की 0 लेते हैं तो ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल and more abundant. Graphite is more abundant than diamond. तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट मैं सल्फर की बात करता हूं। सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म रोम्बिक भी है, सल्फर का एलोट्रोपिक फॉर्म मोनोक्लिनिक भी है। सल्फर रोम्बिक इज टेकन एज थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सल्फर एलिमेंट। phosphorus white, phosphorus red, and phosphorus black. Phosphorus white, phosphorus red, and phosphorus black. व्हाइट फोस्फोरस से ज्यादा स्टेबल रेड फोस्फोरस है थर्मोडायनेमिकली, ब्लैक फोस्फोरस थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो यहां से यहां बढ़ रही है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट फोस्फोरस व्हाइट है। तो मोस्ट अबंडेंस के क्राइटेरियन के ऊपर phosphorus white is taken as standard state of phosphorus. तो most purest, most stable and most abundant कोई भी criterion use कर लेते हैं for considering thermodynamic standard state of element out of different allotropic forms. ठीक है, तो जस्ट ये मैंने एक क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों को डिस्कस कर दिया। सर सर क्या होगा? सर यस प्लीज। सर H पॉजिटिव एक्वस था, वो किस कंडीशन पे ज्यादा स्टेबल माना था?
देखो जैसे मैंने क्या बोला कि एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेके चलनी है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल, क्योंकि आईयूपीएसी बोलती है, ठीक बात है ना, एलिमेंटल फॉर्म। लेकिन H2 तो एलिमेंटल फॉर्म है उसकी, तो वो तो लेके चल चुके, लेकिन H पॉजिटिव आयन तो एलिमेंटल फॉर्म नहीं है ना। यस सर। तो आयन में एकमात्र H पॉजिटिव आयन गैसियस ही है जिसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेके चलनी है। इस चैप्टर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी पढ़ते हैं, इंटर एनर्जी पढ़ते हैं, गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी पढ़ते हैं। गिब्स एनर्जी को G से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी को S से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी को H से, इंटर एनर्जी को U से या फिर E से। फिजिक्स में ज्यादातर U से डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री में E और U दोनों से डिनोट करते हैं। इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम ऑथर टू ऑथर। जिनके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 था, उन सब के लिए जो टिक मार्क है अभी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी 0 होगा, इंक्लूडिंग H पॉजिटिव आयन एक्वस। जिनके लिए ये हमने टिक मार्क किया है, जो डिस्कस किया है, जिन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 था, उनके लिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी 0 लेकर चलोगे। आगे जब गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे तब मैं नहीं बताऊंगा, ये भी आयुपैक का रेफरेंस है। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज टेकन टू बी 0 बाय आईयूपीएसी। स्टैंडर्ड इंटर एनर्जी 0 नहीं, स्टैंडर्ड एंट्रोपी 0 नहीं, लेकिन ये दो चीज स्टैंडर्ड कंडीशन पे एलिमेंट की 0 लेकर चलते हैं एज पर ब्लैक पोस्ट में क्या होगा? लेक्चर है 220 हो चुके हैं। एनीवन वांट टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन? एक्साइटिंग, प्लीज फील फ्री टू आस्क, प्लीज बी लाउड, प्लीज बी लाउड। स्पेलिंग लिख दो। आवाज नहीं आ रही यार। GIW सर इसकी स्पेलिंग लिख दो। किसकी स्पेलिंग? गिब्स की। अच्छा, GIWBS। ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। देखो, गिब्स एनर्जी जिससे डिनोट करते हैं, एंथैल्पी को H से, इंटर एनर्जी को U या G से, S फॉर एंट्रोपी। ये थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में पढ़ेंगे, भी थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट चल रहा है हमारा। सर गाइस, सर यस प्लीज। फॉस्फोरस ब्लैक और फॉस्फोरस व्हाइट में से किसकी एनर्जी 0 होगी? फॉस्फोरस व्हाइट इज टेकन एज थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट, और थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट के लिए ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। बाकी इन सब की 0 नहीं होगी जिन पे मैंने टिक नहीं लगाया। आई होप यू गॉट इट। सर हाइड्रोजन एक्वस में सर आपने एक पे डबल टिक लगाया, एक पे सिंगल टिक, इन दोनों में से किसकी 0 है? दोनों की 0 है। मैंने H2 गैस, तो ये तो एलिमेंटल फॉर्म है। मैंने बोला कि आयन मात्र H पॉजिटिव एक्वस आयन है, ना कि H पॉजिटिव गैसियस आयन भी नहीं है, जिसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेकर चलोगे आप। इज दैट क्लियर? सर यस सर। सर दोबारा बता दो ये बात, H पॉजिटिव और H2 की। क्या देखो, H2 तो हाइड्रोजन कैसे रहता है 180 298 के लिए? H2 गैस की फॉर्म में रहता है ना। यस सर। तो वो तो एलिमेंटल फॉर्म होगी स्टैंडर्ड स्टेट में, वो तो 0 है, आईयूपीएसी सीधा बोला है। लेकिन आयन में तो हम एक की ही 0 लेकर चलते हैं। H पॉजिटिव आयन एक्वस इज नॉट एलिमेंटल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। यस और नो? आयन में मात्र H पॉजिटिव आयन एक्वस की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0 लेकर चलेंगे फॉर न्यूमेरिकल। डबल टिक किया है, उसको सिंगल टिक कर लीजिए अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो रहा है। डबल टिक तो मैंने ये आयन है इसलिए स्पेशली हाईलाइट करने के लिए किया, और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है।
सर इसमें अगर H2 से H पॉजिटिव आयन बना है, इसके अंदर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? H2 से H पॉजिटिव एक्वस आयन। हाँ, अच्छा इसकी थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखो तो ऐसे लिख सकते हो 1 मोल H पॉजिटिव, तो क्या करना पड़ेगा, एलिमेंटल फॉर्म है H2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट में, आप इसका बॉन्ड तोड़ेंगे HH तो एनर्जी खर्च हो गई, फिर उसको आयनाइज करेंगे H से H पॉजिटिव, फिर एनर्जी खर्च हो गई, फिर उसको पानी में डालेंगे, H को आयनाइज किया तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, हाफ मोल H2 से 1 मोल H गैसियस बन गया बॉन्ड टूटने के बाद, उसके बाद आयोनाइज हुआ तो एनर्जी फिर खर्च हुई, फिर हाइड्रेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उतनी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेकर चलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में 0 है ये तो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस इज 0, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो गई उसकी। दिस इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस। गॉट इट? अच्छा एक्वस तो मैंने लिखा ही नहीं, एक्सेस ऑफ वाटर तो दिखाना पड़ेगा। नाउ दिस इज परफेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस। इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए जो एंथैल्पी होगी वो 0 होगी। Is that right? Yes, sir. यस सर। Guys and girls, let us stop here. Thank you very much. Jai Hind. Jai जय Bharat. भारत।